सुप्रभात बच्चों। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक पे वो है एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे एरर्स पे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एक्यूरेसी। तो जरा इसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझें कि लेट्स से हमारे पास ये डस्टबिन है, ठीक है। ये हमारे पास डस्टबिन है और ये डस्टबिन यहाँ रखा हुआ है। हम लोगों ने 3 बच्चों को बोला कि बेटा आप इस पे निशाना लगाइए। तो एक बच्चे का निशाना यहाँ पे आया, फर्स्ट वन का, सेकंड वन का यहाँ पर आया और थर्ड वन का यहाँ आया है। तो हम लोग बोलेंगे इनमें से कौन ज़्यादा एक्यूरेट है। तो ऑफ कोर्स आप बोलेंगे कि सर जो अपने टारगेट से ज़्यादा पास में है वो हमारे लिए ज़्यादा एक्यूरेट है। कुछ ऐसा ही बात यहाँ पर भी होता है। तो लेट्स से कि अगर कोई भी एक लेंथ है हमारे पास, लेट्स से लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 4.28 मीटर या 4.28 सेंटीमीटर बोल देते हैं, और 3 बच्चों ने यहाँ पर मेजरमेंट करा है इसका। तो 3 बच्चों ने जब आकर इसको मेजरमेंट करा होगा तो कोई बच्चा आकर बोला होगा कि सर मेरा तो वैल्यू 4.26 आ रहा, कोई आकर बोला होगा सर मेरा वैल्यू 4.21 आ रहा, कोई आकर बोला होगा कि सर मेरा वैल्यू 4 पॉइंट सपोज बोल दिया 4.22 आ रहा है। तो आप बोलेंगे कि इनमें से कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है। तो आप ये बोलेंगे कि 4.26 वाला जो मेजरमेंट किया होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। तो यहीं से इसका डेफिनेशन बना। इसका डेफिनेशन क्या आया बेटा? तो ये मेजर है कि कोई भी मेजर्ड वैल्यू अपने ट्रू वैल्यू से, ट्रू वैल्यू का मतलब क्या हो गया बेटा? एक्चुअल वैल्यू के कितना पास है, ठीक है। अच्छा, अब इसी बात को थोड़ा आगे बताएं हम लोग। अब किसी भी चीज को अगर हम लोगों को एरर रिड्यूस करता जाना है, मतलब एरर का मतलब क्या होगा बेटा? तो एरर हम लोग देखेंगे इट इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, ठीक है। इनका मोड मॉड की बात करेंगे हम लोग। तो अगर आप इस डिफरेंस को कम करते जा रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक्यूरेसी हमारा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो एक्यूरेसी बढ़ाने का मतलब क्या हो गया? एरर को रिड्यूस करते जाना। अब अगले पार्ट पे आते हैं हम लोग कि प्रिसीजन क्या होता है। प्रिसीजन का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं वो कितना अच्छा और कितना कम से कम वैल्यू को मेजर कर सकता। मतलब क्या है बेटा कि समझो लेट्स से कि ये हमारे पास 1 मीटर स्केल है और यहाँ पे कुछ नंबर्स, ये चलो ये मीटर स्केल के लेट्स से डिवीजन है हमारे पास, ठीक है। ये है हमारे पास मीटर स्केल का डिवीजन। अब इसी बात को समझो कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट का लेंथ कहीं यहाँ पर आ रहा, ठीक है। तो अब क्या बोलोगे सर? लेट्स से इसकी वैल्यू 2 है, ये 2.1 हो गया, ये 2.2 हो गया। तो आप बोलोगे कि सर ये तो 2.2 सेंटीमीटर के बराबर है। कोई बोल सकता है 2.1 भी है। तो कोई बच्चा आकर बोलेगा सर आप दोनों गलत हो, इसके ये जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। तो अब मान लो कोई भी एक डिवाइस ऐसा हम लोग लें कि इस वैल्यू को ही हम लोग ज़्यादा मैक्सिमाइज कर दें। तो ये जो वैल्यू है जिसमें हमारे पास ये 1 वाला लाइन था, ये 2 वाला था, इसको किसी तरीके से हम लोग अगर 10 फर्दर पार्ट में डिवाइड कर दें, 10 फर्दर पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है। तो हम लोग मान लो ये 10 फर्दर पार्ट में आपने इसे डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि अगला जो मेजरमेंट है वो बताएगा बच्चा 2.15 है, कोई बताएगा 2.16 है, डिपेंड करा कि कहाँ पर मेजरमेंट करा। ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस को आप 100 पार्ट में डिवाइड कर दो। तो 100 पार्ट में अगर डिवाइड कर देंगे हम लोग तो एक और डिजिट तक ये मेजर कर सकता है, मतलब 2.164 तक मेजर कर सकता है। और इसी को बाद में देखेंगे, हम लोगों ने इसका नाम दिया है, बाद में देखेंगे इस डिवाइस का नाम हो जाता है वर्नियर कैलिपर और इस डिवाइस का नाम हो जाता है स्क्रू गेज। तो वापस हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? प्रिसाइज होना। मतलब क्या है कि ये डायरेक्टली बताएगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं। सपोज आपने मेजरमेंट बताया 2.1 सेंटीमीटर, दूसरा बच्चा आकर बताया सर 2.12 सेंटीमीटर, कोई आकर बताया सर 2.127 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ये वाला इंस्ट्रूमेंट था थर्ड वाला, ये ज्यादा डिटेल में मेजर कर सकता है, ठीक है। मतलब क्या है कि जिसका भी अब लीस्ट काउंट एक टर्म हम लोग डिफाइंड करेंगे। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है बेटा? सबसे छोटा वैल्यू जो कि हम लोग मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन डिवाइस। तो मीटर स्केल में अगर आप ध्यान दें तो 1 सेंटीमीटर और 0 के बीच में जो लाइन होता है 10 लाइन होता है। तो वहां पर हमारे पास जो डिवीजन है वो है हमारे पास
1 mm है या 0.1 सेंटीमीटर है। अब अगर हम लोग आ गए मीटर स्केल के बाद वर्नियर कैलिपर में, तो वो 1 mm को भी 10 पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो 0.1 mm है या 0.01 सेंटीमीटर है। फर्दर अगर आप स्क्रू गेज में गए तो स्क्रू गेज इसको भी 10 पार्ट में डिवाइड कर देगा। वर्नियर कैलिपर के भी जो वैल्यू है उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो वो 0.01 mm जाएगा या 0.001 सेंटीमीटर में जाएगा। तो जो प्रिसीजन है वो डायरेक्टली बताएगा क्या कि कौन सा डिवाइस यूज किया गया है। मतलब प्रिसीजन इनडायरेक्टली हमें लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग डिवाइस बताएगा। ठीक है, आइए तो अगर हम लोग बात कर ले प्रिसीजन क्या है, तो ये बताता है कि किस लिमिट तक, कितने स्मॉलेस्ट वैल्यू तक क्वांटिटी को मेजर किया गया है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है बेटा किस पे? लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। ठीक, अब कुछ बातों को और, जैसा कि ये नोट के बाद हम लोग एग्जांपल में समझेंगे कि ये कभी भी नेसेसरी नहीं है ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज हो। इसका मतलब क्या है, चलिए अगले एग्जांपल में समझें कि मान लीजिए हमारे पास ट्रू वैल्यू है 4.283 सेंटीमीटर के बराबर। 3 इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए हैं, जिसमें ये है पहले वाले का मेजरमेंट, ये है दूसरे का, ये है तीसरे का। अब अगर आप देखें तो हमारे लिए ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है बेटा? तो हमारे लिए ये ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, तो इसका एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है। बट अगर बोला जाए मोर प्रिसाइज कौन सा है, तो हमारे पास ये वाला जो वैल्यू है वो ज्यादा प्रिसाइज है, इसका प्रिसीजन सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग ये एग्जांपल यूज कर सकते हैं। देन चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है हमारे पास एरर इन मेजरमेंट। ये अब देखा जाए तो यूनिट मेजरमेंट में 3 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट आता है हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सेकंड जो इसमें सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है वो है हमारे पास एरर्स। थर्ड जिसमें ज्यादा पूछा जाएगा वो होगा लीस्ट काउंट बताना, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेजेस का। एंड फोर्थ पार्ट में सिग्निफिकेंट फिगर आता है। फिलहाल आते हैं हम लोग एरर में। एरर कब आएगा बेटा? एरर तभी आएगा जब डिफरेंस होगा किसमें बेटा? तो डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होगा कि मेजर्ड वैल्यू ज्यादा बड़ा है ट्रू वैल्यू से, तो अगर इनका डिफरेंस पॉजिटिव आ गया तो हम लोग इसको बोल देंगे पॉजिटिव एरर आया है। ठीक है, और अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आया है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू का वैल्यू नेगेटिव है, मतलब क्या है बेटा कि ट्रू वैल्यू ज्यादा था, मेजर्ड वैल्यू कम है, तो इसको हम लोग बोल देंगे कि ये नेगेटिव एरर के कैटेगरी में। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि एरर क्या है। एरर क्या होगा बेटा? एरर होगा हमारे पास डिफरेंस इन द मेजर्ड वैल्यू माइनस डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू। अब हम लोग टाइप ऑफ एरर के बारे में आते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार के हमारे पास एरर के टाइप बनेंगे। एक जिसको आप हटा सकते हैं, तो जिसको हटा सकते हैं उसका नाम बनेगा हमारे पास सिस्टमैटिक एरर। तो जिसको हटा सकते हैं वो बनेगा हमारे पास सिस्टमैटिक एरर। और जिसको आप नहीं हटा सकते हैं कंप्लीटली, बस रिड्यूस कर सकते हैं, वो बनेगा हमारे पास रैंडम एरर। ठीक है, तो एरर हमारे पास 2 प्रकार के होंगे। एक होगा हमारे पास सिस्टमैटिक एरर, तो ये एरर हमेशा एक डायरेक्शन में रहेंगे। इसका कहने का मतलब क्या है समझे? तो सपोज, और ये सच्ची घटना है कि आप अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो एक्सपेरिमेंट कई बार जब आप लैब में जाते हैं एक छोटा सा डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, जो कि बेसिकली आपने गोल्ड मेजरिंग जो शॉप्स होते हैं, ज्वेलर्स के दुकान होते हैं, वहां पर देखा होगा। तो ऐसा एक छोटा सा बॉक्स बना होता है। ऑलराइट, ये बॉक्स बना होता है। अब इस बॉक्स में हमारे पास ये रखा रहता है जिसमें आप वेट मेजर करने वाले। यहाँ पे एक रीसेट का बटन होता है बेटा, है ना? तो मान लो, आप समझो जरा, इस बात को ध्यान दो कि एक बच्चे को एक प्लेट में कुछ सैंड वगैरह मेजर करना था। ठीक है, तो एक बच्चे को प्लेट में कुछ सैंड मेजर करना था। अब आपको प्लेट का भी वेट होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर प्लेट का तो वेट होगा, बट हमें प्लेट का वेट नहीं चाहिए। तो लेट्स से जो हमारे पास प्लेट का वेट है PW, उसको हम लोगों ने रख लिया है, या वेट ऑफ द प्लेट अगर हम लोग बात करें, वेट ऑफ द प्लेट अगर बात करें तो वो मान लो 5 ग्राम है। 5 ग्राम है, बहुत ही छोटा रखा है, बहुत ही थिन सा प्लेट। ठीक है, तो उसको रखा। अब आपको बार बार वेट ऑफ प्लेट माइनस करना होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? एक रीसेट बटन दबा देंगे। तो रीसेट बटन ने क्या करा, यहाँ पर वापस से अब 0 दिखाएगा, 5 ग्राम नहीं दिखा रहा होगा, 0 दिखा रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने सिस्टम में -5 ग्राम का वेट ऐड कर रखा। तो आपने 3-4 मेजरमेंट करा, तो पहला मेजरमेंट आपने लिया
कितना जो सैंड मेजर किया 5 ग्राम मेजर करा आपने, दूसरे वाले में आपने सेकंड जो मेजरमेंट करा वो 10 ग्राम करा, फिर तीसरा मान लो 15 ग्राम करा और आप चले गए। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्टी आया जिसको मेजरमेंट करना था, उसको याद नहीं रहा कि इस पे तो कोई रीसेट बटन भी करना होगा, उसने एक पेपर बिछाया, पेपर का वेट नेग्लिजिबल के बराबर है। ठीक है, और उसने मेजर करा, उसने भी मेजर करा, तो उसने जो दूसरा सब्सटेंस मेजर करा होगा तो लेट्स से उसका वेट आ रहा था 10 ग्राम का, फिर आ रहा था 20 ग्राम का, और अगला मान लो 30 ग्राम का वेट आ रहा था। तो क्या ये वेट एक्चुअल होगा? आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 5 ग्राम माइनस में चीजें थी, तो जो 10 दिख रहा था वो उसका एक्चुअल में वैल्यू 15 ग्राम है, जो 20 दिख रहा था उसका एक्चुअल वैल्यू 25 ग्राम है, क्योंकि 10 ग्राम तो वो माइनस करके बता रहा, ये 35 ग्राम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एरर अगर आप देखें तो जो एरर आ रहा वो 5-5 का फिक्स है और सभी वैल्यू ज्यादा है। तो वही बात कहना चाह रहा कि जो सिस्टमैटिक एरर होंगे उसमें या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अच्छा, तो अब इस एरर को के सिस्टमैटिक एरर को हम लोग और भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हटा देते हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर भी हमारे पास दो प्रकार के आते हैं। ठीक है, ये है पार्ट बी जीरो एरर और दूसरा आता है इम्प्रॉपर डिजाइन। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर दो प्रकार की चीजें आती हैं, एक होता है डिजाइन का, कैलिब्रेशन का। मतलब क्या है इम्प्रॉपर इन डिजाइन का मतलब क्या हुआ और कैलिब्रेशन का मतलब क्या हुआ? जो आपके पास डिवाइसेस था उसको आपने कैलिब्रेट ठीक से नहीं किया। ठीक है, जिसके कारण वो जो वेट है वो गलत बता रहा। सेकंड आ जाता है इसमें जीरो एरर। जीरो एरर का मतलब क्या हुआ? कई बार आप पुराने स्केल से अगर देखेंगे तो उसका जीरो वाला वैल्यू क्या होता है, रब आउट हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलते हैं कि चलो दूसरे लाइन से मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो जीरो क्योंकि कोई इनसाइड नहीं है और जीरो वाला पॉइंट गायब है, तो एरर आने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के एरर को हम लोग बोल देते हैं जीरो एरर। अब देखा होगा आपने थर्ड वाले पार्ट में अगर या सेकंड पार्ट में आ जाए तो इम्परफेक्शन इन टेक्निक का मतलब क्या हुआ बेटा? कई बार आपने जब लैब में एक्सपेरिमेंट करा होगा तो वहां पर एक लैब में स्टेप्स बताए होते हैं। सपोज पेंडुलम का अगर आपने स्टेप्स या एक्सपेरिमेंट करा होगा तो बोला होगा एक थ्रेड लीजिए, थ्रेड का लेंथ मेजर करिए, उसके बाद इसे छोड़ दीजिए, जहां से छोड़ा उस टाइम पे स्टॉप वॉच को, क्लॉक को ऑन करें, वापस आएगा तो फिर स्टॉप करें एंड सो ऑन, एक्सपेरिमेंट करें। तो हर एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ प्रॉपर स्टेप्स बताए होते हैं, टेक्निक बने होते हैं। अगर आप वो फॉलो नहीं करते हैं तो फिर भी आपका एरर आ सकता है। उसके बाद कुछ अदर कंडीशन होते हैं, जैसे कि मान लो टेम्परेचर को कैलिब्रेट करना, आपने फर्नेस में कुछ रखा है एक्सपेरिमेंट करके और उसका टेम्परेचर सही नहीं आपने सेट करा, तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकता है। और लास्ट में आता है पर्सनल एरर। ठीक है, मतलब क्या है, ये बिकॉज ऑफ द मैन और द पर्सन हु इज डूइंग द एक्सपेरिमेंट, उनके कारण आता है। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? कई बार आपने ये भी चीजें देखी होंगी कि मान लो आप केमिस्ट्री का एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपको कोई कलर बनाना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ड्रॉपर लिया होगा, ड्रॉपर से मस्त ड्रॉप आ रहा 1 2 3 4, और पीछे से आपका एक दोस्त बोला ओ भाई क्या हाल है, आपने पीछे मुड़ के देखा और सडनली ड्रॉप्स के काउंट आपने छोड़ दिए, तो बनना था पिंक, बन गया कुछ और कलर। तो यानी कि यहाँ पर जो एरर आया है वो बिकॉज ऑफ अदर एक्सपेरिमेंट कंडीशन वगैरह के कारण नहीं है, वो किसके कारण है? दैट पर्सन के कारण है। तो इस टाइप के एरर को भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर के साथ एक ही फायदा है कि आप इसे आसानी से रिमूव कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारे पास रैंडम एरर। अब रैंडम एरर में ना ये ऐसा एरर है जो कि कुछ भी वैल्यू हो सकता है। मतलब क्या है, सपोज ये वाला जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे थे इसका ये बॉक्स ही गायब है, तो इसका अगर मैं बॉक्स गायब कर देता हूँ तो जरा समझो, कई बार ऐसा होगा कि अगर आपने इस बॉक्स को गायब कर दिया तो विंड, हवा वगैरह चल रहा था, हवा चल रहा था तो हवा का एक प्रेशर यहाँ पर ऐड हो गया, तो जिसके कारण हो सकता है। दूसरा काम हुआ, मान लो इस साइड में फैन चल रहा था, इस साइड में फैन चल रहा था, तो फैन चलने से क्या हुआ, यहाँ के कुछ पार्टिकल रिमूव हो गए होंगे। तीसरा मान लो फर्नेस का एग्जांपल लिया, उसमें लिखा था कि 24 घंटे तक इसे 700 डिग्री सी पे रखना है, और कोई बच्चा बीच बीच में, क्योंकि लैब में आप एक लौते एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं रहे, बहुत सारे लोग थे, तो आकर उस डोर को बार बार ओपन कर रहे, तो यहाँ पर भी एरर आ सकते हैं। आप कुछ इलेक्ट्रिक का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, सडनली वहाँ पर बिजली का फ्लक्चुएशंस हुआ, जिसके कारण आपके एरर आ सकते हैं। तो इस टाइप के जो एरर है, रैंडम एरर, इसको कोई भी वैल्यू ये ले सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। इसको आप कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, बट इसको कम किया जा सकता है।
कैसे कम किया जा सकता है? जैसे जैसे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट आप इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करेंगे, वैसे वैसे चांसेस कि ये जो सडनली फ्लक्चुएशंस वगैरह करंट के हों वो सब कम होते जाएंगे। तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, रैंडम एरर वैसे वैसे डिक्रीज करेगा। और इसी पे कई बार छोटे छोटे सवाल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए, अब हमारे पास आता है कुछ एक्सपेरिमेंट या ट्रू वैल्यूज के बारे में आपने सुना होगा, मीन वैल्यूज के बारे में सुना होगा। तो इसका एक हम लोग एग्जांपल पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस बात पे आएंगे। तो सपोज हमारे पास ये वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है। तो एक लेंथ को मेजर करना था और 5 बच्चे आए, 5 बच्चों ने अलग अलग इसका वैल्यू बताया। तो इनमें से सच्चा वैल्यू कौन सा है, एक्चुअल वैल्यू कौन सा है? तो इसके लिए हम लोग पहले ट्रू वैल्यू निकालते हैं। ट्रू वैल्यू क्या होता है बेटा? इसमें आप सभी का मीन ले लेते हैं। तो 2.48 प्लस आपने ले लिया 2.46 प्लस आपने ले लिया 2.49 प्लस आपने लिया 2.49 प्लस आपने लिया 2.46। इसका मीन लेने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा? इसे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड बाई 5 कर दिया, तो इसे ऐड कर लिया हम लोगों ने। इसकी वैल्यू आ गई लगभग लगभग 12.38 के बराबर, डिवाइडेड बाई। तो आपने इसको डिवाइड कर दिया किससे? 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 2.476 आ रहा। अब देखो बेटा, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में डिजिट्स हैं वो 2 डिजिट्स पे हैं, या डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स हैं, तो हम लोग भी फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद 2 पॉइंट ही रखने वाले हैं। तो 2.48 कर दिया, क्योंकि आप 6 को हटा रहे तो एक नंबर आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, ये कहलाया हमारे पास ट्रू वैल्यू। अब आपको क्या निकालना है? एरर निकालना है बेटा, जिसे हम लोग बाद में देंगे एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन में जाना हो मुझे ट्रू वैल्यू का डेफिनेशन, तो मीन ऑफ ऑल द वैल्यूज। उसके बाद मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू करा, माइनस ट्रू वैल्यू करा। तो मेजर्ड वैल्यू हमारे पास कितनी कितनी है बेटा? तो 2.48 है पहला, माइनस यहाँ पर दूसरा भी है, ट्रू वैल्यू 2.48 ही है। दूसरे पे आए 2.46 है, 2.49 है, 2.49 है, देन 2.46 है, माइनस 2.49, 2.48 माइनस 2.48 माइनस 2.48, 2.46। ठीक है, ये आया हमारे पास एरर। तो अभी मॉड ऑफ दिस वैल्यू विल कॉल इट एज एब्सोल्यूट एरर। तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का डेफिनेशन अभी दिखा दूंगा। तो एब्सोल्यूट एरर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा हमारे पास? दिस इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू। तो इसका डिफरेंस ले लिया 0.00 आया, इसका डिफरेंस लिया। अब देख बेटा, यहाँ पर अगर देखो तो मेजर्ड वैल्यू कम है, ठीक है, तो जो एरर आएगा हमारे पास नेगेटिव, बट क्योंकि मॉड लेना है तो कोई बात नहीं, तो 0.02 हो गया। मॉड लेने के बाद 0.02, सेम 0.01, 0.01 एंड 0.48 है, तो 0.02। ठीक है, ठीक। अब इसको हम लोग मॉड लेंगे फिर से, सॉरी मीन लेंगे इसको। तो इसका मीन हम लोग लेना चाहें तो कितना आ गया बेटा हमारे पास? जी आया 0.06। ठीक है, तो हमारे पास आया है 0.06, इसका एडिशन हो जाएगा। डिवाइडेड बाई फिर से कितना करना होगा हमें? 5 करना होगा। तो 0.06 डिवाइडेड बाई 5 अगर कर दें हम लोग, तो ये जो वैल्यू आएगी ये 0.012 आएगी। डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज रखने, तो डेसिमल के बाद 0.01 रखा। ठीक है, ये जो वैल्यू हम लोगों ने मीन लिया, इसी का नाम है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अभी कोई भी मेजरमेंट हमें बताना हो बेटा, तो ये 2 पार्ट से मिलकर बनेगा। एक आएगा ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो इस केस में अगर मुझे मेजरमेंट बताना हो तो कितना आप बताएंगे? 2.48 प्लस माइनस 0.01, यानी इसी को अगर देखा जाए तो a प्लस माइनस डेल्टा a के फॉर्म से बताएंगे हम। ठीक है, ये होगी पहली बात हमारे पास। ठीक है, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट इज मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक है, छोटा सा डेफिनेशन। उसके बाद आता है हमारे पास परसेंटेज। ये पहले आते हैं रिलेटिव एरर पे, रिलेटिव एरर पे। तो रिलेटिव एरर कहने का मतलब क्या हुआ बेटा हमारे पास? रिलेटिव एरर कहने का मतलब क्या हुआ? इट इज रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ए। ठीक है,
तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमारे पास कितना था बेटा 0.01 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी थी 2.48। ये आया हमारे पास रिलेटिव एरर। ठीक है, ये आया हमारे पास रिलेटिव एरर। ओके, अब इसके बाद आता है हमारे पास परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, तो जब रिलेटिव एरर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो आ जाएगा हमारे पास परसेंटेज एरर। तो अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2.48, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.4 आसपास आ जाएगी। तो 0.4% इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आ जाइए इसके डेफिनेशंस पे। तो इसके डेफिनेशंस बेटा हम लोगों ने क्या करे थे, परसेंटेज एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। रिलेटिव एरर क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई जो ट्रू वैल्यू है, मीन वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद आया हमारे पास ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मीन से निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट का मतलब क्या हुआ, जो भी आपने एब्सोल्यूट एरर निकाले थे उसका मीन ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यूज हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया था। चलिए, और सारे थियरीज भी यहाँ तक क्लियर है, तो आप लिख लेना आराम से। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब आता है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ एरर बताना। मतलब क्या है और क्यों है ये, जरा समझे। कि सपोज हमारे पास एक पैरीमीटर बताना था। ठीक है, एक मान लो रेक्टेंगल है, ए साइज का, बी साइज का, इसका एरर। अब देखो बेटा, अभी अभी बात किया था, कोई भी वैल्यू एक्चुअल में कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू तो है नहीं, उन सब में एरर है। तो मान लो ए के साथ भी कुछ एरर होगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए होगा, और बी का जो वैल्यू है उसके साथ बी प्लस माइनस डेल्टा बी होगा। तो अगर आप इनका सम करें, ठीक है, तो सम करें तो हमारे पास क्या होगा बेटा, z इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि ए में भी एरर है, बी में भी एरर है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। कहाँ से आया सर, चलो ये बात भी देख लो, z प्लस माइनस डेल्टा z शुड बी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर a प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है, प्लस माइनस डेल्टा बी। अब अगर आप देखें z इज इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस बी को अलग निकाल सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा बी। तो ये पार्ट तो भाई साहब निपट जाएगा। तो हमारे पास बचा डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। ओके, अच्छा, अब अगर रिलेटिव एरर निकालना है तो क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे z से, यहाँ पर भी डिवाइड कर देंगे z से, यहाँ पर भी डिवाइड कर देंगे z से। z की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर, तो चाहो तो अभी यहाँ रिलेटिव एरर निकालना है तो z ही रहने दीजिए। यहाँ पर तो a प्लस बी आप लिख सकते हैं, यहाँ भी आप a प्लस बी लिख सकते हैं। इन द सेम वे अगर मुझे डिफरेंस लेना हो तो डिफरेंस के लिए जरा समझे बेटा। तो z इज इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा z है, यहाँ पर है हमारे पास a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, तो z प्लस माइनस डेल्टा z आया, दैट इज इक्वल टू a माइनस b गया। ठीक है, अब जरा समझो, माइनस जाकर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अगेन ये भाई सब निपट गया, तो हमारे पास डेल्टा z की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के बराबर आ गया। इन द सेम वे अगर आप रिलेटिव एरर निकालना चाहें तो आप डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू लिख सकते हैं। ठीक है, तो काम की बात क्या है बेटा, कि सम हो या डिफरेंस हो, दोनों के लिए डेल्टा z की वैल्यू जो हमारे पास है वो है डेल्टा a प्लस डेल्टा b के बराबर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रोडक्ट पे और बाद में आ जाएंगे डिवीजन पे। इनका भी रिजल्ट सेम रहने वाला है बेटा। जरा समझें फिर से कि हम लोग a को क्या लिख सकते हैं बेटा, a प्लस माइनस डेल्टा a, एंड b को लिख सकते हैं b प्लस माइनस डेल्टा b। यहाँ पे लिख दिया z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, यहाँ पर आया हमारे पास a प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक है, इनटू यहाँ आया b प्लस माइनस डेल्टा b। अब क्या है बेटा, हमें a एंड b को कॉमन ले लेना है, z को कॉमन ले लीजिए। z कॉमन कैसे लिया जाता है सर, तो कुछ लोगों को नहीं पता होगा, z से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। अब z यहाँ भी है यहाँ पर भी है, ठीक है, तो आपने कॉमन ले लिया, प्लस माइनस यहाँ पर आया डेल्टा z बाई z। इन द सेम वे
आप ए एंड बी के लिए भी कर सकते हैं, तो ए को यहाँ से कॉमन ले लिया तो यह आया 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा ए इंटू यहाँ पे आया बी 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, अच्छा अब ए बी से z कट गया क्योंकि z की वैल्यू क्या थी बेटा, a इंटू बी के बराबर थी। ठीक, अब और मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड शुड बी इक्वल टू 1 प्लस, ये 1 गया मल्टीप्लाई हुआ 1 प्लस माइनस, तो 1 b से मल्टीप्लाई हुआ तो डेल्टा b बाई बी, 1 a से मल्टीप्लाई हुआ डेल्टा a बाई ए। अब अगर वापस से आप मल्टीप्लाई करें डेल्टा a इंटू डेल्टा b अपॉन a इंटू बी, तो ये पार्ट बेटा डेल्टा वाला पार्ट बहुत स्मॉल है। बहुत स्मॉल है मतलब क्या, इनकी वैल्यू 10 टू पावर माइनस 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 1, तो और वैल्यू कम हो गया। तो ये वैल्यू क्योंकि बहुत स्मॉल है तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, अप्रोचेस टू 0 कर सकते हैं, 1 से 1 चला गया, प्लस माइनस से प्लस माइनस हटाने के बाद मिला हमें हमारे पास डेल्टा z बाई जेड शुड बी इक्वल टू, लिख सकते हैं आप डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं। कुछ और बातें देखें बेटा, ये रिलेटिव एरर है, दोनों साइड अगर आप मल्टीप्लाई भी कर दें 100 से, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किया, इस साइड भी 100 से मल्टीप्लाई किया, वो कैंसिल आउट हो गया। मतलब क्या, परसेंटेज एरर इन z शुड बी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। ठीक है, इससे भी आप निकाल सकते हैं। अब द सेम वे हम लोग निकाल सकते हैं डिवीजन वाला पार्ट भी। तो डिवीजन वाला पार्ट भी चलो समझते हैं। तो अगर प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, डिवीजन के लिए हम लोग फिर से आते हैं इसी बात पे कि यहाँ पर है ए बाई बी, ए बाई बी। अच्छा, तो यह है z प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर आया a प्लस माइनस डेल्टा a, यहाँ आया b प्लस माइनस डेल्टा b। अब फिर से एक जगह से a कॉमन ले लो, b कॉमन ले लो, z कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आया 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड। ठीक है, इज इक्वल टू a को कॉमन ले लो 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, b को कॉमन ले लो b 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी। अब a बाई बी एंड z कैंसल आउट हो गया। कुछ और बातें समझो बेटा, ये डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास पावर -1 आ जाएगा, तो डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर आया हमारे पास 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी का पावर -1। अब देख बेटा, पावर इसको हम लोग कुछ और तरीके से भी लिख सकते हैं। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अगर आपको याद हो, जो कि बेसिक मैथ्स में है, तो आप बेसिक मैथ्स के वीडियोस में जाकर देखें, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वो भी है हमारे पास। तो अगर 1 प्लस एक्स का पावर n हो और x की वैल्यू लेस देन 1 हो, तो यहाँ पर देख बेटा डेल्टा b बाई बी ऑलरेडी लेस देन 1 हो, काफ़ी ठीक है, दैट इज इक्वल टू हम लोग 1 प्लस माइनस nx लिख सकते थे, मतलब जो पावर है वो बाहर आ जाता था। ठीक है बेटा, आइए तो पावर को अंदर ले जाओ, तो यहाँ पे माइनस एंड प्लस फिर से माइनस बन जाएगा, माइनस माइनस बन के प्लस बन जाएगा, यानी कि 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इज एक्चुअली इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए इंटू यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस प्लस ऑफ डेल्टा b बाई बी। अब देख बेटा, ये वाला एक्सप्रेशन एंड ये वाला एक्सप्रेशन दोनों सेम ही है, तो फाइनल आंसर यहाँ भी आपके पास वही आएगा, डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। मतलब क्या हुआ बेटा, कि आप कोई भी कंडीशन दें, प्रोडक्ट का लें या डिवीजन का लें, दोनों में जो एरर है वो हमेशा क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। अब यहाँ पर एक बहुत आपको लगेगा कि सर मैं माइनस हो जाएगा डिवीजन में, माइनस नहीं होगा बेटा। एक बात याद रखना, एरर विल नेवर डिक्रीज, एरर विल नेवर डिक्रीज। मतलब क्या है, आप इसके पहले वाले पार्ट में भी जाओ, तो जहां पर हम लोगों ने a माइनस बी किया था, जैसे इस वाले पार्ट में a माइनस बी किया था, बट स्टिल माइनस होने के बाद भी डेल्टा z हमेशा ऐड हुआ, तो एरर कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, ये बात को ध्यान रखना। अब इसमें कुछ कहानी हम लोग चलते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूलेज हमारे लिए थोड़े इंपॉर्टेंट है। कुछ कहानी को समझो कि, और केसेस को समझो कि अगर मैंने a इंटू ए बोल दिया तो b की जगह a रखा है, यानी ये a स्क्वायर है, यानी आपने यहाँ पर लिख देना डेल्टा a बाई ए डिवाइडेड बाई डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा a बाई ए। मतलब डेल्टा z बाई जेड को आप क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई ए।
इसी बात से हम लोग क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू a का पावर n रख दो, b का पावर m रख दो, c का पावर k रख दो। अब ये वाली बात से ना बेटा बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, नीट जेई दोनों में सवाल पूछे गए, और आसान सा सवाल भी बच्चे कई बार गलत कर देते हैं। तो डेल्टा z बाई जेड यहाँ पर कितना आया बेटा, n टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई ए, सारे बच्चे ये करेंगे, m टाइम्स ऑफ डेल्टा b बाई बी, सारे बच्चे ये करेंगे। लेकिन कई बार बच्चे आकर यहाँ पर माइनस के टाइम्स डेल्टा सी करेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो माइनस नहीं करना है, के टाइम्स ऑफ प्लस के टाइम्स ऑफ डेल्टा सी बाई सी। ठीक है, इस बात को याद रखें तो आपका बहुत सारा सवाल बच जाएगा। चलिए आते हैं कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन में, और जो डिटेल वाले क्वेश्चंस होंगे ना बेटा, वो इसके दूसरे प्लेलिस्ट जिसमें कि जिसका नाम रखने वाले हैं हम लोग नीट एंड JEE मेंस के लिए, जो क्वेश्चंस का सीरीज होगा उसमें ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अभी तो हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल वगैरह कर लेंगे। ये एग्जाम्पल अभी अभी हम लोगों ने कर लिया है, तो आप कॉपी कर सकते हैं। कुछ और केसेस, कई बार टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम से लेंथ के या जी का रिलेशन पूछता है। तो जरा समझो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को आप 3 लोग गए से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात पूछी जा सकती है, तो टी स्क्वायर को प्रोपोर्शनल हम लोग कर दें तो L बाई जी। अगर मान लो हमसे जी पूछा है, तो आप जी इज इक्वल टू एल बाई टी स्क्वायर कर लेना, और यहां से निकालना डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी। ठीक है, आपको दिमाग में आया होगा सर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी। अगर डेल्टा टी बाई टी पूछा हो तो ये करना, क्यों अभी बताऊंगा। डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा जी बाई जी, क्योंकि आपको हमेशा याद रखना ना बेटा, एरर कभी डिक्रीज नहीं होगा। आप अगर इससे ये वाला इक्वेशन लाने की ट्राई करते हैं तो कई बार आप सोचते हैं कि सर इधर से LHS से RHS ले जाएंगे तो माइनस करना होगा, तो वो माइनस हम लोग मैथमेटिकली बिल्कुल सही है, बट याद रखो एरर कभी डिक्रीज नहीं होगा, तो माइनस साइन आप ले नहीं सकते हो। ठीक है, तो हमेशा याद रखें जो भी हमें फाइंड आउट करना है उसको LHS में रखें, RHS में दूसरे को रखें, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस आता है हमारे पास कि अगर एरिया में हमें एरर पूछा हो, तो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर। वॉल्यूम की अगर बात करें तो ए वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी कि डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर लिख सकते हैं हम लोग। अब कुछ स्पेशल केसेस चलते हैं रेसिस्टेंस के। ठीक है, तो रेसिस्टेंस जब बेटा सीरीज में कनेक्टेड हो तो आपको याद होगा कि आर इफेक्टिव इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। अब ये एडिशन का रूल लग गया। पहली बात, यहाँ पे अगर हमें निकालना हो कि आर ऑफ द सीरीज प्लस माइनस डेल्टा आर ऑफ सीरीज, तो डेल्टा आर ऑफ द सीरीज आप डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 निकाल सकते हैं। आर पैरेलल में ये फॉर्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार बच्चों को इसके डेरिवेशन में दिक्कत हो जाती है, तो डेरिवेशन भी बता दे रहा हूँ आपको, बट फिलहाल समझो कि रिलेटिव अगर यहाँ से पूछा जाए तो आर बाई आर पैरेलल, आर पैरेलल आप इस इक्वेशन से निकाल लेंगे, 2 है क्योंकि, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्म भी ले सकते हैं, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। अच्छा, ये रिलेटिव आया बेटा, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे RP टाइम्स ऑफ डेल्टा R1 बाई R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाई R2 स्क्वायर। ओके, अब कई बार बच्चों को यहाँ पर ये डेरिवेशन करने में दिक्कत होता है, तो मैं डेरिवेशन भी बता दे रहा हूँ, हो सके तो याद रखना, नहीं भी याद रखो तो कोई खास बात नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड ही इस पे सवाल होते हैं। ठीक है, याद रह गया तो बहुत बढ़िया बात है। आइए भाई, तो डेरिवेशन बता रहा हूँ, याद रखना बेटा, हमारे पास R1 कैसा है, प्लस माइनस डेल्टा R2 है, इन द सेम वे है। ठीक है, तो आर पैरेलल वाले इक्वेशन पे मैं जा रहा हूँ, आर पैरेलल 1 प्लस डेल्टा आर पी should be equal to 1 by R1 plus minus delta R1 plus 1 by R2 plus minus delta R2। अच्छा, अब आप कॉमन लेना स्टार्ट कर दीजिए, अब आप कॉमन लेना स्टार्ट कर दीजिए, तो हमारे पास 1 by आर पी निकाल लिए, यहाँ पर आया 1 प्लस माइनस डेल्टा आर पी बाई आर पी, यहाँ भी सेम वे आप 1 बाई R1 ले सकते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा R1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, 1 प्लस माइनस डेल्टा R2 बाई R2। ठीक है, इन सभी को ऊपर ले जाइए, पावर -1 हो जाएगा, और पावर -1 हो जाएगा तो आप बाइनोमियल लगा सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, 1 बाई आर पी, बाइनोमियल लगा देने के बाद हमारे पास 1 बाई प्लस माइनस ऑफ डेल्टा आर पी बाई आर पी।
ठीक है, P स्टैंड्स फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट, 1/1 प्लस माइनस डेल्टा R1 बाई R1 प्लस 1/R2 1 प्लस माइनस डेल्टा R2 बाई R2। ठीक है, अच्छा अब R पैरेलल को अगर आप लेंगे बेटा तो हमारे पास आ जाएगा 1/R पैरेलल, ठीक है, प्लस माइनस ऑफ डेल्टा R पैरेलल बाई R पैरेलल का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1/R1। ठीक है, मैं 1/R2 भी यहाँ पे कर दे रहा हूँ, प्लस माइनस यहाँ पे आ गया डेल्टा R1 बाई R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाई R2 स्क्वायर। अब ये पार्ट देखो बेटा, R पैरेलल से कैंसिल आउट हो सकता है और फाइनली जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है वो यही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से सेम एक्सप्रेशन आ रहा। अब ये है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बात, तो थोड़ा सा इसको याद रखने का कोशिश करेंगे हम लोग। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं हम लोग। आइए, ये केसेस हम लोग अभी अभी कर चुके हैं, आर सीरीज एंड पैरेलल को कर चुके हैं। अब कुछ और बातें हमेशा याद रखो, जो अगर सीरीज में है तो फाइनल जो होगा वो सम रहेगा, पैरेलल में भी सम रहेगा, बट अगर बात मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है तो यहाँ पर रिलेटिव एरर रहेंगे, ये आपको याद रखना चाहिए। अब आइए दो एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं। कुछ देर पहले ही बताया बेटा कि क्वेश्चंस बहुत सारे रहेंगे, बट उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आप क्वेश्चन को सेपरेट से देख सकें। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग। अब यहाँ पर बात करते हैं हमारे पास कि डेल्टा, पहले रिलेटिव एरर निकालिए और वहाँ से परसेंटेज एरर निकाले, तो डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए बाई ए प्लस बी का पावर कितना है 1/2, तो 1/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी बाई बी प्लस 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा सी बाई सी। यही बात कर रहा था, कई बार जाकर लोग माइनस यहाँ पर कर लेते हैं, डेल्टा डी बाई डी। ठीक है बेटा, तो डेल्टा आर बाई आर इक्वलेंट शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे आया हमारे पास 0.1%, यहाँ पर आया हाफ ऑफ द 0.2%, यहाँ पर आया हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ 0.3% एंड यहाँ पर आया 0.4%। इसी को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आया 0.2, ये आया 0.1, ये आया 1.2, ये आया 0.4। और भी सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये आया 1.2 प्लस यहाँ पे आया 0.7, यानी कि जो आया हमारे पास आंसर 1.9%। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया। आइए आप सेकंड वाले में। सेकंड वाले सवाल में कई बार बेटा यहाँ पर लोग दिक्कत करते हैं, और क्यों दिक्कत करते हैं समझे। एक नोट पॉइंट याद रखना, यहाँ पे लिख देता हूँ, एरर एनालिसिस इज वैलिड, सो एरर एनालिसिस इज वैलिड when error is less than 5%, when error is less than 5%, less than 5%। ठीक है, उसके बाद आप नहीं लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा हुआ तो आप 10% तक जा सकते हैं, बट 10% के बाद तो आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि याद कर एरर एनालिसिस में हम लोगों ने एक पार्ट लिया था, डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी को आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 किए थे। ये जब आप एरर 10% से ज़्यादा हो जाता है, 11% या 10% भी हो जाता है, तो आप ये अप्रोक्सीमेशन नहीं ले पाते। ठीक है, इसीलिए तो इसके बाद क्या होगा, देन आफ्टर दिस यूज बेसिक मैथ्स। जो आपने बेसिक मैथ्स पढ़ा होगा प्रोपोर्शनलिटी का, स्पेशली कौन सा, प्रोपोर्शनलिटी, तो आप प्रोपोर्शनलिटी को अगर यूज करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। जैसे कि इस सवाल में अगर दिया जाए कि काइनेटिक एनर्जी एंड मेजरमेंट्स ऑफ स्पीड वगैरह दिया है, तो अपने से बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी बताइए। मैं इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कि अगर मेरा स्पीड चेंज हुआ होता, सपोज 5% से चेंज हो रहा, तो काइनेटिक एनर्जी बताइए। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। तो डेल्टा के बाई के को अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पर आ जाता है m कांस्टेंट है, तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा v बाई वी, तो आप डायरेक्टली 10% बोले होते हैं। बट अगर हमारा इस सवाल पे आ जाए तो एरर कितना है 40% पे, तो आप डायरेक्टली नहीं लगाएंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर लगाएंगे। अब जरा फिर से बातों को समझो, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगा, तो v1 इज इक्वल टू रख लिया v, v2 इज इक्वल टू क्या बोला है, v से 40% ज्यादा, तो v से 40% ज्यादा का मतलब 0.4 टाइम्स ऑफ v, v को कॉमन ले लीजिए तो ये आ गया 1.4 टाइम्स ऑफ v। मतलब क्या है, 40% बोला ज्यादा तो 40% में 1.4 लेगा। कुछ और बातों को बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। मान लो बोला जाता
कि अगर 40% से कम हुआ है तो आप क्या लिखते हैं, 1 माइनस 40% मतलब 0.4 मतलब आता है 0.6। तो अब ये बात को समझो कि अगर बोला जाए 20% से ज़्यादा तो आप लिख देंगे 1.2 डायरेक्टली, अगर बोला जाएगा 20% से कम तो आप लिखेंगे डायरेक्टली 0.8 टाइम्स। ठीक है, बस ये सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए, सवाल थोड़ा बनना तेज हो जाएगा। आइए फिलहाल हम लोग बात करते हैं। तो हमारे पास पहला आया कि k1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर, और k2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, कॉन्स्टेंट टाइम्स ऑफ 1.4 इंटू वी का होल स्क्वायर। अब 1.4 मतलब 14 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 14 का स्क्वायर 196 होता है, यानी कि k2 बाई k1 अगर मैं यहाँ से 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दूँ तो 1.96 टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर बटे वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर कट गया तो v2 k2 की वैल्यू कितनी आई, 1.96 टाइम्स ऑफ k के बराबर। यानी कितने परसेंट से ज़्यादा है बेटा, तो अभी भी बात किया था कि अगर 40% से ज़्यादा, 1.4 का मतलब क्या था बेटा, 0.4 का मतलब क्या हुआ, 40% से ज़्यादा है। तो अगर 0.46 होता तो कितना, 46% से ज़्यादा है। सिमिलरली 1.9 होता तो 19% से 90% से ज़्यादा, 1.96 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 96% से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो इसको आप चाहें तो k 1 प्लस 0.96 टाइम्स लिख सकते हैं, यानी 96% से ज़्यादा है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो आज का वीडियो रहेगा यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।